हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हेनरी लॉ देख लिया था कि हेनरी लॉ, उसके बाद हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात तो यह थी कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है, ये वेपर कैसे जनरेट होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये वेपर प्रेशर से पहले, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन से पहले हम वेपर प्रेशर क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई आपने सॉल्यूशन लिया, उस लिक्विड सॉल्यूशन को आपने एक ओपन कंटेनर में रख दिया, तो वहां पर क्या होगा कि जो ओपन कंटेनर में जो लिक्विड सॉल्यूशन है, उस लिक्विड सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। वो मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करने की वजह से वहां पर क्या होगा, कोलाइड होगा। और जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि अगर जैसे कोई मॉलिक्यूल्स ये कोलाइड के, तो इसकी एनर्जी यहाँ, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो हायर एनर्जी का हो जाएगा। और जो हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, इस सरफेस पर आ जाते हैं। अब ये जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होना चाहते हैं, तो फ्री होना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से एस्केप कर जाएंगे। सरफेस से किसमें एस्केप करके किसमें चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ वेपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड चेंजेस टू वेपर फेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन कंटेनर में हमको ये क्लियर हुआ कि वेपर कैसे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर कि ये ओपन कंटेनर जब था, हमने ओपन कंटेनर में जब सॉल्यूशन दिया तो इस सॉल्यूशन में ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में क्या कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। कोलाइड करने की वजह से वहां पर उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे वो सरफेस पर आ गए, और जो सरफेस पर आए वो और ज्यादा फ्री होना चाह रहे थे, तो वो क्या करेंगे, ये अंदर से ही इस लिक्विड में अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं से ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, एनर्जी ले लेंगे, और एनर्जी लेकर के वो किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर फेज में चेंज हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एवोपरेशन बोला जाता है, और इसी एवोपरेशन के प्रोसेस से वेपर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम जब ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको एक बंद कंटेनर में रख दे, एक क्लोज्ड कंटेनर में रख दे, ठीक, तो क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर भी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलिजन करेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, सरफेस से आकर के क्या हो जाएंगे, वेपर फेज में चेंज हो जाएंगे। और वेपर फेज में चेंज होने के बाद ये जो लिक्विड के ऊपर ये जो सरफेस और इस क्लोज्ड वेसल, ये ऊपर का जो ढक्कन है उसके बीच में जो जगह है वहां पर जाकर ये इकट्ठा होते जाएंगे। जैसे जैसे वेपर बनते जाएगा वो वेपर कहाँ आते जाएगा, इस स्पेस पे। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल से टाइप के दिख रहे हैं वो क्या है, वेपर है इस लिक्विड का। और इसी टाइम पर ये वहां पर भी ये जो वॉल्स हैं, जो इस वेसल का वॉल्स है उस पे जाकर कोलाइड करेंगे, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ये जो लिक्विड का सरफेस है इस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और खुद भी साथ में कोलिजन करेंगे, क्योंकि ये वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। और इस मूवमेंट की वजह से वहां फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिस मॉलिक्यूल या जिस वेपर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी वो कम होगी वो कहाँ आ जाएगा, लिक्विड के सरफेस से आकर स्ट्राइक करेगा और वो फिर से लिक्विड में एंटर कर जाएगा। मीन यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है, एक कौन सी प्रोसेस, इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, और दूसरी कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक, तो ये जो लिक्विड जब क्लोज्ड वेसल में था तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी हो रहा था और कंडेंसेशन भी हो रहा था। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हो रही थी, साथ साथ में हो रही थी इस वेसल के अंदर, क्लोज्ड वेसल के अंदर, जहां पर लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ था। तो जब ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होने लगती है, ठीक, जब ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाए, सेम रेट से होने लगे, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से इवेपोरेट होके वेपर फेज में जा रहे हैं उतने ही वेपर फेज से कंडेंस होकर किस में आ रहे हैं, लिक्विड में आ रहे हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन हो जाएगा उस सॉल्यूशन का उस टाइम पर जो प्रेशर रहेगा उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड के सरफेस पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, जब लिक्विड के सरफेस पर जो वेपर है वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को ही क्या बोला जाएगा, वेपर
प्रेशर बोला जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं हम। यहाँ क्या होगा, क्लोज्ड वेसल में जो ये सॉरी क्लोज्ड वेसल में ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे, वेपराइज होंगे, इवेपोरेशन होगा उनका। तो इवेपोरेशन से वो किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर फेज में, और उसी टाइम पर एक कंडेंसेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस का रेट, the rate of process of evaporation and condensation are same, जब दोनों सेम रेट से होने लगे, मतलब जितना मॉलिक्यूल एवोपरेट हो रहा है उतना ही मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो इस टाइम पर यहाँ जो सॉल्यूशन होगा, जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हो जाएगा, और इस कंडीशन पर जो वेपर का प्रेशर होगा लिक्विड के सरफेस पर, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोला जाएगा लिक्विड का। ठीक, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। जब लिक्विड सॉल्यूशन और जो लिक्विड सॉल्यूशन है और जो वेपर्स है, ये क्लोज्ड कंटेनर, इस क्लोज्ड कंटेनर में ये लिक्विड और ये जो वेपर्स, तो ये जो वेपर्स हैं, ठीक, जब इन वेपर्स और जो लिक्विड का सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो ये जो वेपर्स होते हैं इस लिक्विड के सरफेस पर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक, द वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with liquid, ठीक, in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure। ठीक, तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब जो लिक्विड है और उस लिक्विड का वेपर दोनों ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होते हैं, तो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक, तो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये वेपर प्रेशर जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किस लिक्विड का कम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो नेचर ऑफ द लिक्विड से यहाँ पे मतलब है कि जो आपने लिक्विड लिया है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब क्या है हमारा, नेचर ऑफ लिक्विड मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, की जो वहां पर आपने लिक्विड लिया है उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितना ज्यादा है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड that means the intermolecular forces present in its molecule। तो when these forces are weak, जब जो आपने लिक्विड लिया है उसके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक है, बहुत ही कम है, कमजोर है, तब वो अगर लिक्विड जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम है तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजिली इवोपरेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई उनको वहां पर बांध के रखने वाला ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है जो वहां उनको अट्रैक्ट कर सके उस जगह पर रुकने के लिए। अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, वहां इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ही अगर इस वीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इजिली स्केप कर जाएंगे वेपर फेज में। ठीक, यानी अगर when these forces are weak, the molecules will be readily change vapor and the equilibrium वेपर्स प्रेशर विल बी हाई, और इस टाइम पर एक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द लिक्विड से यहाँ पर हमारा क्या मतलब था, नेचर ऑफ द लिक्विड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, मतलब उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स कम अमाउंट में, मींस ज्यादा से ज्यादा वेपर क्रिएट होगा, और जब ज्यादा से ज्यादा वेपर क्रिएट होगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर, वहां पर वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा अप्लाई करेंगे, मीन वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। और अगर इसी के जगह अगर
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वहां पर से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एस्केप नहीं कर पाएंगे वेपर फेज में, यानी वहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो नेचर ऑफ द लिक्विड मीन जितना ज्यादा वहां पर जितना कम वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतनी ही ज्यादा वेपर प्रेशर। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही हाई होगा। तो हम कुछ लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स के एग्जांपल्स के थ्रू हम वेपर प्रेशर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 लिक्विड्स के लिए यहाँ ग्राफ शो किया गया है, जिसमें एक वाटर, इथेनॉल और डाई इथाइल ईथर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम देखते हैं, इस 20 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर देखिए, जो इस 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम वेपर प्रेशर देखें, किसका, वाटर का देखते हैं, तो वाटर का वेपर प्रेशर देखिए 0 के आसपास है। और ये जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल का भी वेपर प्रेशर वहीं पर से स्टार्ट हो, इतना ही है 0, और ये 0 से थोड़ा ज्यादा मीन्स 10, ये 0 से 100 तो मीन्स थोड़ा ज्यादा होगा। बट अगर हम डाईथाइल ईथर का इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम प्रेशर देखिए, तो ये देखिए 400 और 500 के बीच में आ रही है वो लाइन, मीन्स हम 450 ले सकते हैं उसका प्रेशर। तो डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इतना हाई क्यों है, क्यों, अगर डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इतना हाई है मीन्स उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो वीक होंगे। वहीं पर जो वाटर देखिए, आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, वाटर, इथेनॉल और डाईइथाइल ईथर। तो इनमें अगर हम वेपर प्रेशर देखते हैं, तो वेपर प्रेशर जो वाटर का वो सबसे कम है, इथेनॉल का उससे ज्यादा, और डाईइथाइल ईथर का सबसे ज्यादा। तो डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर हाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो वीक होंगे। ठीक, और इससे ज्यादा किसका है, इथेनॉल का है, सॉरी इससे कम किसका, इथेनॉल। मींस यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। और वाटर का वेपर प्रेशर सबसे कम है, वाटर का वेपर प्रेशर सबसे कम मींस उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा। ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक, तो जो वाटर का एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो इनके बीच आपस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। वहीं जो ये एथेनॉल होता है, ये जो एथेनॉल होता है, इस एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक, तो ये देखिए इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, लेकिन वाटर में क्या पाया, वाटर के एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। मींस वहां पे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, और ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन वेपर प्रेशर उतना ही कम, और कम इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन वेपर प्रेशर उतना ही हाई। तो नेचर ऑफ लिक्विड आपको क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ लिक्विड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितना वीक होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेपर प्रेशर उतनी ही हाई होगी। ठीक, तो यहाँ हमने 3 लिक्विड्स लिए, वाटर, इथेनॉल और डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर था वो सबसे ज्यादा था। वेपर प्रेशर ज्यादा मींस अगर वेपर प्रेशर ज्यादा यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहां पर वीक होंगे। ठीक, इथेनॉल उससे ज्यादा किसका था, उससे कम किसका था, इथेनॉल का था। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर डाईइथाइल ईथर का, फिर इथेनॉल का। तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर इससे कम है, मींस इथेनॉल में थोड़े इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, और किस टाइप के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वहां पर। और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका, वाटर का, यानी वाटर में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है। या एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो नेचर ऑफ लिक्विड क्लियर हो गया आपको।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो टेम्परेचर आप खुद ही सोचिए कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होगी उनकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, और जब उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर में चेंज होते जाएंगे, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अब आपको। अब आपको टेम्परेचर का फैक्टर क्लियर होगा कि कैसे कोई प्योर लिक्विड जो होता है उस प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड स्टडी कर लिया। अब ये तक हम जो भी स्टडी कर रहे थे वो उस प्योर लिक्विड के लिए कर रहे थे जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी दूसरा लिक्विड मिक्स नहीं था। अब जब हम वेपर प्रेशर की स्टडी करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की स्टडी करने वाले, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको टॉपिक थी। तो अभी तक जो हमने स्टडी की वो पूरी किसके लिए थी, वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के लिए थी। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होगी। तो ये जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप से बन सकता है। फर्स्ट किस टाइप से बन सकता है, अगर इस सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप कैसा हो सकता है, फर्स्ट टाइप ऐसा हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो दोनों ही कैसे नेचर के हो, वोलाटाइल नेचर के। वोलाटाइल नेचर मींस टेंडेंसी टू एवोपरेट, मींस वो इजिली एवोपरेट हो जाते हैं। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही किस नेचर के हो, वोलाटाइल नेचर के। और जो सेकेंड राउंड हम स्टडी करेंगे या जो सेकेंड लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे वो कैसा होगा, जिसमें एक सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो वोलाटाइल नेचर का होगा। तो हमारे पास नॉन वोलाटाइल कौन कौन से होते हैं, नॉन वोलाटाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज। तो ये जो सब्सटेंस अगर आपको दिखते हैं मींस वहां पर सॉल्यूशन कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। और वोलाटाइल सॉल्यूशन है ये हम कैसे पहचानेंगे, अगर वहां पर वोलाटाइल लिक्विड्स हो, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, इथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, मेथेनॉल, बेंजीन, वाटर एक्सेट्रा। ठीक, तो अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो वो हम दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए स्टडी करेंगे। पहला कैसा सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी जो सॉल्यूट है वो भी वोलाटाइल नेचर का होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी वोलाटाइल नेचर का होगा। वोलाटाइल मींस ये उनकी टेंडेंसी होती है इजिली एवोपरेट होने की। और जो दूसरा टाइप है, जो दूसरे टाइप का सॉल्यूशन है जिसके लिए हम वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे वो कौन सा, उसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूट का नेचर नॉन वोलाटाइल होगा और जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल नेचर का होगा। अब जो नॉन वोलाटाइल कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज है, यूरिया, सुक्रोज, ये नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं, मींस इजिली एवोपरेट नहीं होते ये। से फर्स्ट अगर वोलाटाइल नेचर के जो सब्सटेंस होते हैं वो एथेनॉल, मेथेनॉल, बेंजीन, वाटर, ये सब वोलाटाइल नेचर के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा मेन टॉपिक, राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, तो हम एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, एक बाइनरी, हमें जो भी स्टडी करना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए करना है। तो अ बाइनरी सॉल्यूशन, एक सेकेंड, अ बाइनरी सॉल्यूशन, हमने एक सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल वोलाटाइल लिक्विड्स इन अ क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड वेसल है, इस क्लोज्ड वेसल में दो लिक्विड्स हैं। ठीक, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है।
ठीक, तो यहाँ पर ए बी दोनों के ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि इन अ क्लोज, लेट अस डिजिग्नेट देम एज ए एंड बी, लेट PA एंड PB बी द पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये जो इस कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा इस सॉल्यूशन में, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक, हमें ये जो हमने सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक A और B, दोनों ही वोलाटाइल नेचर के। अब हमें इस पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो अब हम देख रहे हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज directly proportional to the mole fraction of that component at a given temperature। मीन्स जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट है, उनमें से अगर हम एक कंपोनेंट का, किसी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के। ठीक, तो यहाँ हमने एक सॉल्यूशन लिया था, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दोनों जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों ही वोलाटाइल नेचर के थे। तो दो सॉल्यूशन में ए और बी, लेट सॉल्वेंट जो है वो ए है, ये सॉल्वेंट है, और ये बी जो है वो सॉल्यूट है, और पार्शियल प्रेशर इनका क्या था, ए और बी। लेट मोल फ्रैक्शन of A and B are XA and XB। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है उस कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगी हुई, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हम हटा दें तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो K है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इस K की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। if mole fraction of component A is equals to 1। ठीक, अगर मोल फ्रैक्शन जो है उस कंपोनेंट का वो 1 है, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जो सॉल्यूशन है, उस पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ कंपोनेंट A ही प्रेजेंट है। तो जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक, अगर ये A हो जाएगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। अगर इस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल्स टू 1, अगर मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट A का 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिया था उस सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट सिर्फ ये जो सॉल्वेंट है वही प्रेजेंट है। और जब सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है तो जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, जो सॉल्वेंट के वेपर का प्रेशर होगा, मींस वहां पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हमने क्या लिया, हम अभी K की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम K की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं इफ जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना हो जाए, 1। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, तो अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, अगर कोई दो सॉल्यूशन है और अगर सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के जो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 है, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सब कंपोनेंट B
इज इक्वल्स टू 0, तब तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 हुआ, मतलब वहां पर जो सेकंड कंपोनेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। तब इस कंडीशन में जो ये सॉल्वेंट है, जो ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमने लिया था, ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, तो इस कंपोनेंट का जो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर उस प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर होगा। ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो वेपर प्रेशर किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर हो जाएगा। और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ऑफ ए के, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर K इज इक्वल्स टू, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा, जो ये PA होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए के। कब, जब मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ऑफ ए। तो फाइनली अगर K इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए, तो हम इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक, आपको समझ आया, एक बार हम फिर से देखते हैं। हमें पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना था उस कंपोनेंट ए का। तो पार्शियल वेपर प्रेशर हेनरी के लॉ से हमें पता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है तो हमने कर दिया मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा। क्या कांस्टेंट है, के। अब हम के की वैल्यू कैलकुलेट करें। के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, अब हम ये मान ले रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है वो इक्वल्स टू 1 है। अगर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेशर है। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का, वो सिर्फ कंपोनेंट ए की वजह से होगा। और वहां पर कंपोनेंट सिर्फ ए प्रेजेंट है, मींस वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वहां पे। तो वो क्या हो जाएगा, जो टोटल वेपर प्रेशर वहां पर था वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से था, प्योर सॉल्वेंट ए की वजह से। मींस वो किसका वेपर प्रेशर था, प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर था। इस वजह से पी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए के। मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ए इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। क्यों, क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन कितना लिया था, 1 के इक्वल लिया था। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू के। मींस के की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट ऑफ ए आ गई। और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, पी ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ठीक, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। तो उस सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर। तो ये कंपोनेंट किसके लिए हो गया, कंपोनेंट ए के लिए। इसी तरह अगर हम दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, तो वो कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म। ठीक, तो अब अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें, पी टोटल, तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये कहां से, ये क्यों हुआ, डाल्टन्स लॉ से। ठीक, तो यहां पर वैल्यू रखते हैं, तो P टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P ऑफ ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म प्लस ये हो जाएगा P नॉट ऑफ B।
अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी सॉल्यूशन में, अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, उन मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। और यहाँ पर जो पी नॉट ऑफ ए एंड जो पी नॉट ऑफ बी है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। तो जब ए और बी दोनों मिक्स नहीं हुए थे, सिर्फ जब ए कंपोनेंट था, एक जो ए लिक्विड था और बी लिक्विड था, जब उस टाइम पर जो उनका वेपर प्रेशर था वो है, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते, पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी से। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो पी टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस यहाँ पर एक्स बी के जगह पे क्या रखना है हमें, 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट ऑफ बी। तो पी टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी माइनस एक्स ए और पी नॉट ऑफ बी। तो सेम मोल फ्रैक्शन वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो फाइनल क्या आ जाएगा, पी नॉट ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए। तो ये क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी प्लस, यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का वो कॉमन है तो उसे कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी। ठीक, तो अगर हमें किसी कंपोनेंट का, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है और दोनों कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पता है, तो हम उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अगर सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक, एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आई होप आपको जो राउल्ट्स लॉ है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।